हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो अब उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। तो हमने तो स्टार्टिंग में कहा था पोजीशन जो है कैसे फाइंड करते हैं एलिमेंट्स की, कोई भी एलिमेंट हो उसकी कैसे पोजीशन फाइंड करनी है। तो हमने बताया था कि अगर आप पीरियड नंबर फाइंड करना है तो ये देखो सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट क्वांटम नंबर मतलब सबसे हाईएस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एंटर कौन सेल में कर रहा है उसका पीरियड नंबर होता है। और आपको ग्रुप नंबर फाइंड करना है तो ग्रुप नंबर क्या होते हैं, अगर जैसे मान लो ये ध्यान रखना बस, ये होता है एस ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो जितने भी आपको पता है एस ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जनरली NS1 और NS2 होती है। तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे तो फर्स्ट ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड ग्रुप। लेकिन जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बैलेंस है क्या होती है NS2 NP1 से लेके और क्या नाम है 6 तक। अब सिंपल है, अगर किसी बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2, ये तो हमारा लगा है NS2 NP1, तो इसका मतलब कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना आ रहे हैं तो 2 + 1 3, तो 3 में ऐड कर दो 10 कितना है 13 ग्रुप नंबर। मतलब जितने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर p सबसे एंटर मार रहा है तो क्या है वो p ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अब p ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो कौन से इसमें 10 ऐड कर दो। अब क्या होती है d ब्लॉक में, डी ब्लॉक की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक के बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं NS2 होता है और N-1 डी से लेके 10 तक आता है, 1 से लेके 10 तक। और इसमें क्या होता है, हाँ ये होता है। अब क्या होती है इसमें कभी भी ध्यान रखना जब क्या आपको बैलेंस है, अगर हमें दे रखी है डी ब्लॉक के अंदर एंटर मारना है तो बैलेंस है इसको ना मान के इसलिए मानते कि हाँ बैलेंस है से 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, बैलेंस एक आउटरमोस्ट शेल होती है उसके अंदर वाली डी सबसे इसकी होती है। तो जैसे मान लो 2 आ गया हमारे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आया, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 3 आने के बाद ये बताइए इसके ग्रुप नंबर कितना है, ग्रुप नंबर आएगा 5। तो हम इसमें ऐड करते हैं कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 ऐड करते हैं कितना, तो हमारा कितना है 3 है, 3 + 2 कितना आ गया 5। ओके जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट इसमें आप कुछ बता देना, सॉरी ये बाय मिस्टेक होगी। ओके तो इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपको जैसे मान लो 2 + 1 3 आ गया, इसमें 3 ऐड कर दो बस, 3 आपका ग्रुप नंबर है, ठीक है ना, क्या है 3 ग्रुप नंबर है और 3 बैलेंस है। एफ में क्या होता है ग्रुप नंबर सब क्या होता है थर्ड ग्रुप में आते हैं सारे ओके, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमने ये पढ़े थे। अब उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज में क्या क्या पीरियोडिसिटी आती है। तो सबसे पीरियोडिसिटी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं क्लासिंग कैसे करेंगे, जितनी प्रॉपर्टीज है सारी प्रॉपर्टीज जो है एक ही चीज पे डिपेंड करेंगे। तो क्या है न्यूक्लियस चार्ज एंड नंबर ऑफ सेल सिग्निफिकेंट फैक्टर, बस ये हमारे पास चीजें और कुछ नहीं है। ओके सबसे पहले देखते हैं वो होता है। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो आपके पास है ये हमारे पास के न्यूक्लियस है, क्या है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, सेकंड सेल में कितनी सब सेल होती है 2 सब सेल होती है sp, इसके अंदर s है फर्स्ट सेल के लिए, s2 है इसलिए s होगी और p होगी। थर्ड सेल में कितनी सब सेल होगी 3, ये थर्ड सेल होगी, ये फोर्थ सेल होगी, S P D F ऐसे टू 4 5 6 ऐसे चल जाएगा। अब बात ये है कि अगर मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन है इसका जनरल इलेक्ट्रॉन कौन सा आ रहा है 2s1 आ रहा है, एक आ रहा है 3s1। तो बताओ सबसे ज्यादा जो पास है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन कौन पास है 2s1 सेकंड सेल से बिलोंग कर रहा है और एक क्या है थर्ड सेल से बिलोंग कर रहा है दोनों इसके, लेकिन जो पास है वो कौन है ये पास है। तो ये पास है तो आपको इसमें जो न्यूक्लियस चार्ज वर्क करेगा इसमें वर्क करेगा 2s वाले पे वर्क करेगा। लेकिन अगर जैसे मान लो आया था 2s1 आया था, एक आया था 2p1 आया था, तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा वर्क करेगा 2s1 वाले पे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ये s ये है दोनों एक ही सेल के, सेकंड सेल, लेकिन दोनों की एक सेल s का है और s अगर सब सेल सेम आती है तो सब सेल क्यों देखो सब सेल s सबसे पास है तो p बाद में, तो s का इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा वर्क करता है। तो अब बात आती है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या और सिग्निफिकेंट फैक्टर क्या होता है, यह बात करने वाले हैं। ओके चलो देखते हैं ये क्या है। सिग्निफिकेंट फैक्टर
शील्डिंग फैक्टर, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, आप कुछ भी बोलो, शील्डिंग बोल दो, स्क्रीनिंग बोल दो, कुछ बोल दो, ठीक है ना। शील्डिंग इफेक्ट बोल दो, इसको शो करते हैं छोटा सिग्मा से। अब ये होता क्या है, शील्डिंग होती क्या है, ये शील्डिंग कोई भी है क्या, ये शील्डिंग है क्या। अब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है आइटम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, फोर्थ सेल है। अब ये इस तरह से फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड सेल में 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बताइए, जब अब बात ये इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि जितने पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन जो ये इसके चारों तरफ बंद हुए, किसकी वजह से, इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। अब बात यह है कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें अट्रैक्शन फोर्स कितना वर्क कर रहा है और रिपल्सन फोर्स कितना वर्क कर रहा है, इससे मालूम। अब मान लीजिए यहाँ पर ये इस पे जो अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, इसके थ्रू वर्क कर रहा है न्यूक्लियस के थ्रू, ओनली न्यूक्लियस के थ्रू, ओनली न्यूक्लियस के थ्रू, इससे वर्क कर रहा है ओनली न्यूक्लियस के थ्रू। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, से अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या नेगेटिव है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन अंदर हुए हैं इसको बोलते हैं कोर शेल इलेक्ट्रॉन। बैलेंस सेल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन उनको बोलते हैं कोर शेल इलेक्ट्रॉन। अब ये मान लीजिए इन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, ठीक है, रैपल करेंगे दूसरे को, रैपल, ये भी रैपल करेगा, ये भी रैपल करेगा और ये भी रैपल करेगा। तो रैपल 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 सारे रैपल कर रहे हैं। अब जो ये रैपल तो हो रहा है भैया, ठीक है, रैपल हो गया, रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को और अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है। तो जो रिपल्सन फोर्स वर्क करता है उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग फैक्टर। अगर रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर भागेंगे, दूर भागे आने देगा नहीं, और लेकिन अट्रैक्शन फोर्स करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर अंदर तरफ खींचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अगर रिपल्सन फैक्टर इट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कोर सेल इलेक्ट्रॉन रैपल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। लेकिन अब मान लो इसमें मान लिया हमने, मान लिया इसमें जो प्रोटॉन्स हैं, ये हमारे पास है 2 + 8 8 10 60 + 20 + 20 प्रोटॉन है, मान लिया 20 प्रोटॉन। अब 20 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 20 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें जो कोर सेल के इलेक्ट्रॉन कितने, 80 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी जो रिपल्सन लग रहा है कितने, 2 बैलेंस है। तो आप अगर शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन से क्या रहने हैं, कम रहने हैं। अगर शील्डिंग वाले प्रोटॉन से कम रहेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या ज्यादा वर्क करेगा, तो इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा बंधे रहते हैं, इससे दूर नहीं भागते हैं। तो मैंने मान लिया कि मान लो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है 20 का, 80 लग रहा है रिपल्सन फोर्स, 80 तो खैर लगेगा, कम लगेगा, ठीक है ना। मान लो चलो 16.5 मान लिया। तो इफेक्टिव जो मेनली अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है वो कितना वर्क कर रहा है, ये वाला वर्क कर रहा है 3.5, मतलब इतना अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा है बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन पर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर। तो इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हर पता फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगा 20 का, लेकिन इफेक्टिवली कितना पहुंचा इसके पास, 3.5 का, ठीक है। तो ये होता है, सिंपल सी बात है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना वर्क करता है। और जो इसको जो रैपल कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं शील्डिंग फैक्टर। ओके, ZEF को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो ये हमारे इस टाइप का था। तो अब बात आती है कि ये क्या फैक्टर डालने वाले हैं, कि एटॉमिक डायनामिक कैसे इफेक्ट डालने हैं। तो सिंपल सी बात है, चलो बात अभी बताते हैं। अच्छा, जैसे मान लो अब बात करेंगे शील्डिंग फैक्टर अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप में। तो हम चलो मान लो, चलो देखते हैं अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप। अरे ऐसी बात है, जब आप नीचे आते हो जैसे मान लो हम फर्स्ट ग्रुप को पकड़ ले, ली ना की रग से फरियाद। अब बताएं ये हमारे पास क्या है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन कौन सा, क्या हीलियम आ गया 2s1
नियोन 3s1, ऑर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1। मतलब कहने का मतलब है जो कोर सेल है वो क्या होता है, रेपर सेल की। इसमें कितनी सेल है कोर सेल, इसमें 3 सेल है कोर सेल, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 4। मतलब कोर सेल अंदर जो ट्रैवल करेंगे इसको, तो कोर सेल रिपल्सन वाले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, रिपल्सन वाले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्केलिंग फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर स्केलिंग फैक्टर इंक्रीज होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो स्केलिंग फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अगर यही बात अगर आप अलोंग द पीरियड देखते हो, अलोंग द पीरियड क्या होता है, अलोंग द पीरियड में कोर सेल क्या रहती है, फिक्स रहती है। कोर सेल क्या होती है, फिक्स along the period। ओके, तो along the period में क्या होता है, जैसे मान लो हम गए बेरिलियम लिथियम में लेते हैं, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रेट ऑक्सीजन फ्लोरीन। अब जो उसको इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7। अब आप जब अराउंड द पीरियड याद आपको पता है जो कोर साइकिल इलेक्ट्रॉन क्या है 2 2 2 2 2 2। मतलब कोर साइकिल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिपल्सन वाले इंक्रीज हो रही है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पे कितना है, यहां पे 3 का है, यहां पे 4 का है, या 5 का है, या 6 का है, या 7 का है, यहां पे 8 का है, यहां पर 9 का। अब पर कोर साइकिल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हो तो रिपल्सन फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन तो इंक्रीज हो रहा है ना। सक्सेसिवली जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। तो प्रोटॉन क्योंकि आप होता है एटॉमिक नंबर में अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे और प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे। अब प्रोटॉन अगर इंक्रीज होंगे तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगी। अब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो इफेक्टिव नेचर इंक्रीज हो गया, सीएलटी फैक्टर क्या हो रहा है, फोर्स आते इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है। ओके, समझ में आ गया, अंडरस्टैंड, क्लियर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सिंपल केमिस्ट्री है। ओके, इससे ज्यादा सिंपल केमिस्ट्री नहीं है। क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल होता है, बस आपको अगर ये दो फैक्टर समझ में आ गया, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि भाई ये क्या है, ये हमने इफेक्टिव चार्ज और स्केलिंग फैक्टर पढ़ तो लिया है, अब इसकी बेसिस पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक रेडियाई। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एटॉमिक रेडियाई होती क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई ये होता है क्या, एटॉमिक रेडियाई इट इज द। तो अगर मैं सिंपल नॉर्मल कहूं, जो सिंपल कोई बात पता है, अगर आपका सर्कल है, क्या है सर्कल, और आपसे कहा गया इसकी सेंटर वो रेडियस की डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताओगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफ्रेंस कॉल्ड रेडियस। तो सेम टू सेम एटॉमिक रेडियस अगर आपको कहनी है तो क्या कहोगे, एटॉमिक रेडियस आपको एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है, बीच में कौन होता है, न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट साइड में क्या है, आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन और क्या नाम, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई। अब बात ये है कि एटॉमिक रेडियाई फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि सिंपल है, हमें तो पता ही नहीं है कि एटम के चारों तरफ कहां पर कौन सी एग्जैक्ट लिमिट है कि यहां तो इलेक्ट्रॉन फैला हुआ ही है, कि यहां चलो भैया ये यहां पे इसकी इस लिमिट आ गई कि यहां तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे ऐसे फैल रहे हैं, कोई एक शार्प पॉइंट नहीं होता कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost इलेक्ट्रॉन। अब outermost का इलेक्ट्रॉन को तो हमें पता ही नहीं कहां पर है भैया, कहां पर है, तो हम क्या मान लेते हैं, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं रेडियाई। अब बात ये है कि रेडियाई फाइंड कैसे करी थी लोगों ने, तो इन्होंने क्या कहा, अब यहाँ पर एक हम दो तीन पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई मोटिव नहीं है, बस उनको पढ़ लेना। देखो एटॉमिक रेडियाई बहुत सिंपल है, एक होती है एटॉमिक रेडियाई फाइंड करने के लिए जो सिंपल है, हमारे जो पीरियोडिक टेबल में पूरे अलग जब लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट देखो मेटल आते हैं, और फिर होता है नॉन मेटल कैरेक्टर, नॉन मेटल आते हैं, और फिर लास्ट में क्या होते हैं, इनर्ट गैस आते हैं। तो यहाँ पर भी फाइंड करने के लिए एटॉमिक रेडियाई फाइंड करने के लिए तीन रेडियाई क्या है, कौन सी, एक तो होती है कोवैलेंट रेडियाई,
पहले लिखते हैं मेटालिक रेडियाई, मेटालिक रेडियाई, दूसरी कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, और थर्ड है हमारी वॉन डेर वाल रेडियाई, वॉन डेर वाल रेडियाई। अब ये रेडियाई तीनों की रेडियाई का हेल्प से एटॉमिक रेडियाई फाइंड करती है। अब जैसे सिंपल है, हमारे पास क्या मेटालिक रेडियाई है। मेटालिक रेडियाई क्या होती है, मेटल्स के बीच में, जो मेटल्स के बीच में क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेच बनता है। ये क्या बनता है, जो हमारे फर्स्ट सेकंड ग्रुप के होते हैं और डी ब्लॉक के होते हैं, ऐसा बनता है। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये एटम हो गया। इसने बोला मेटालिक रेडियाई क्या होती है, दोनों एटम के बीच की जो दो एटम की न्यूक्लियस की डिस्टेंस करो, मान लीजिए डी mm है, तो इसका रेडियस कितना हो गया, r mm d mm बाय 2। तो आप बताइए, मान लो ये दोनों की डिस्टेंस निकालें और इसका हाफ करना है, कहां से लोग कर रहा है, यहां से, तो ये क्या बता, ये टर्म होगी, तो ये होगी आपकी मेटालिक रेडियाई से आप निकालते हो। इसी बात दोनों के इलेक्ट्रॉन जो कंसंट्रेट करेंगे कहां पर करेंगे, दोनों एटम के बीच में करेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमने यहां तो दोनों डिस्टेंस निकाल ली, वो आप स्पेक्ट्रोमीटर से हम निकाल सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप मेथड से। अब ये इस दोनों को हाफ कर दो, तो क्या करेंगे, मेटालिक रेडियाई करेंगे। अब आती है दूसरी बात, कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई जो कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस बनता है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिस्टेंस निकाल लो और इसको हाफ कर दो, बस हम थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, एरर आती है इसमें, मतलब अप्रोक्स वैल्यू निकलती है। तो मान लो अगर ये डिस्टेंस जो है डी सी सी है, तो यहाँ पर आर सी सी क्या है, आर सी इक्वल टू डी सी सी बाय 2, ये हमारा कोवेलेंट रेडियाई होती है। अब वॉन डेर वाल, जैसे मान लो इनर गैस होती है, उनमें तो बीच में बॉन्ड बनता है, ये वो क्या कहते हैं, दूर दूर रहते हैं, क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, इसको बोलते हैं वॉन डेर वाल रेडियाई। अब इसको हाफ कर दो, क्या होता है, R V is a W D V W W, right, वॉन डेर वाल रेडियाई अपॉन 2। अब क्या होता है, सबसे ज्यादा इसका क्या है, सबसे ज्यादा जो रेडियस है किसकी, वॉन डेर वाल की, उससे कम से इसकी, उससे कम इसकी, क्यों, क्योंकि इसमें एकदम के एक दूसरे से पेनिट्रेट है, यहाँ पे थोड़ा टच है, यहाँ दूर दूर है, सबसे बड़ी किसकी, इसकी। इसका मतलब यह है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस शो करेगा, कौन शो करेगा, पूरी पीरियोडिक टेबल में हमारी जो इनर गैस है, उसके बाद जो सबसे उससे छोटी कौन सा है, मेटल, उसके बाद कौन, नॉन मेटल। तो इस बेसिस पे इन्होंने एटॉमिक रेडियाई की, एटॉमिक रेडियाई, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम अपना पता है जो हम लॉजिकली पढ़ने वाले हैं, हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जो सिंपल बात है, हम जो रेडियस होती है, जिसका डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो देखते हैं वेरिएशंस along period, along group, सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन along group, वेरिएशंस along group। तो सिंपल है, हमें पता है कि नीचे जाने पर सक्सेसिवली एक सेल इंक्रीज होनी है। जब एक सेल इंक्रीज होगी, मान लो हमारे पास क्या है, जो लोग आप दूसरा ग्रुप लेते हैं, सेकंड ग्रुप, बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये तो है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तो आपको बताया इन सब का, ये अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन करते हैं, ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ये सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवन। इन सब की बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन को किससे का 2s2 आएगा, 3s2 आएगा, 4s2 आएगा, उसका 5s2, 6s2, 7s2। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। इससे लगे इसकी जो आउटर मोस्ट साइड कौन सी है, सेकंड है, इसकी थर्ड है, इसकी फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन है, ऐसा आएगा। इससे क्या आएगा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या नीचे में इंक्रीज हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते के साथ ही क्या हुआ, स्क्रीनिंग फैक्टर इंक्रीज, कौन सा, यहाँ पे कितने, एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, तो कौन सा इंक्रीज होगी, तो आप पता रिपल्सन इंक्रीज हो, अगर रिपल्सन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या दूर उठाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन दूर उठाएंगे, तो अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर, अब एटॉमिक रेडियस होती क्या है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन दूर भाग रहा है, ड्यू टू स्केलिंग फैक्टर, तो रेडियस निकालोगे क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ी बैठेगी। तो नीचे जाने पर क्या एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है ड्यू टू
ड्यू क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, क्योंकि सेल डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप पता है जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ये दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो चार्ज से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बात है, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो फोर्स और डिक्रीज होगा, और फोर्स अगर डिक्रीज होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर भागे, और दूर भागे तो एटॉमिक इंक्रीज होएगी। एंड स्केलिंग फैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्केलिंग फैक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। अगर स्केलिंग फैक्टर इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पी दो। तो कंडीशन है यहाँ पर, दो चीज क्या कर रही है, ये इसको फेवर कर रहे हैं कंप्लीट इंक्रीजिंग मोड। कैसे, ये तो सेल इंक्रीज हो रही है, तो जब सेल इंक्रीज होगी तो डिस्टेंस अपने आप इंक्रीज होनी है, हो रही है। और दूसरी बात क्या है, स्केलिंग फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि फोर सेल इंक्रीज हो रही है। तो ये दो फैक्टर थे हमारे। अब क्या है, अलोंग द, जब हमें पता लग गया कि अलोंग द ग्रुप जो है कि एटॉमिक ने इंक्रीज होनी है, ठीक है। अब बात आती है अलोंग द पीरियड में। अलोंग द पीरियड में क्या होता है, जैसे मान लिया इसको, ओके, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड में आपको पता है क्या होता है, अलोंग द पीरियड में आप जैसे मान लो हम देते हैं थर्ड ग्रुप, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, या बस। आप बताइए यहाँ पर इसका अगर हम देखेंगे सबके पास थर्ड पीरियड, सबके पास क्या थर्ड सेल है नहीं है। अब सेल फिक्स होगी, इसका क्या कोर सेल के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नहीं होंगे। अब कोर सेल वाले इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होंगे तो आपको बताया वो तो रिपल्स स्केलिंग फैक्टर क्या रहेगा, स्केलिंग फैक्टर कांस्टेंट रहना है, स्केलिंग फैक्टर कांस्टेंट तो है सिंपल है। अब ये क्या स्केलिंग फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूट्रल यहां पे एटॉमिक नंबर 11 है या 12 है या 13 है, 14 है, 15 है, 16, 17, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन भी कितने 11 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने 11, यहाँ पे भी 12, ये सब सेम चलेगा। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। तो आप बताइए जब डिस्टेंस फिक्स है, सेल फिक्स है कि सबके पास कितनी सेल है, थर्ड सेल है, 3 सेल, तो हमारा बताइए जो फोर्स होता है Q1 Q2 डायरेक्टली इक्वल होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो ये तो फिक्स हो गया हमारा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अट्रैक्शन फोर्स क्या है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। अब पॉजिटिव नेगेटिव इंक्रीज होने वाला ये है कि हमारा क्या अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। अब अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो आपको पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पास पास आएंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर पास पास आ गए तो क्या होगा, आपको पता है साइज होगा डिक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। तो साइज क्या होगा, डिक्रीज, साइज डिक्रीज होगा, क्या ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर रही है। क्यों, क्योंकि आप बोलते हैं इफेक्टिव नेचर जो इस कंडीशन में इंक्रीज कर गया, सिंपल है। ओके, बाकी नेक्स्ट इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, आगे पढ़ते हैं। ओके, अब कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर पूछें, कमेंट सेक्शन में बताएं प्रॉब्लम। ओके, अब अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्तों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके।